सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक ताजिर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टर्स में से किसी को अपना काम सौंपने की तरकीब निकाली। उसने इदारे के तमाम डायरेक्टर्स का इजलास तलब किया और उन्हें बताया कि मेरी सेहत मुझे ज़्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप में से किसी एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूं। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा और उसे बोने के 1 साल बाद आप उसकी सूरत हाल से मुझे आगाह करेंगे, जिसकी बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का मैं फैसला करूंगा कि मैं किसको ये जिम्मेदारियां सौंपता हूं। अब कुछ अरसे के बाद सब डायरेक्टर्स अपने बीज से उगने वाले पौधों की तारीफ़ें करने लगे, सिवाय एक के, जिसका नाम था जैद। जैद काफ़ी परेशान था, लेकिन वो मेहनत करता रहा, दफ्तर में आता रहा इस परेशानी के साथ साथ। दरअसल जैद ने नया गमला खरीदकर उसमें नई मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली और रोज़ाना पानी भी देता रहा, मगर उसके बीज में से पौधा ना निकला। अब 1 साल बाद इदारे के सरबराह ने फिर जब सब डायरेक्टर्स का इजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आएँ जिनमें उन्होंने बीज बोया था। अब सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुंचे, मगर जैद, जिसका बीज ही नहीं उगा था, वो खाली हाथ ही इजलास में शामिल हो गया और इदारे के सरबराह से काफ़ी दूर वाली कुर्सी पे बैठ गया। शर्मिंदगी की कैफियत भी थी कि मैं नहीं कर सका, बाकी सब ने कर लिया। अब इजलास शुरू होता है नाज़रीन, बस गौर से सुनिएगा। जब इजलास शुरू होता है तो सब ने अपने अपने बीज और पौधे के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया, इस उम्मीद से कि उसे ही सरबराह बनाया जाएगा, क्योंकि सब सरबराह बनने के लिए तैयार थे और बहुत एक्साइटेड थे। अब सबकी तकारीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा कि एक आदमी कम लग रहा है। अब उस पर जैद, जो कि एक डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था, शर्मिंदगी से वो खड़ा हुआ और कहा कि सर, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरे वाला बीज उगा नहीं। अब उस पर कुछ साथी हंसे और कुछ ने जैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि उसके बाद अगर इदारे का कोई सरबराह बनेगा तो वो जैद होगा। अब यकीनी तौर पर जैसे आप हैरान हुए हैं नाजरीन, वहाँ बैठे जितने डायरेक्टर्स थे वो भी हैरान हो गए। इदारे के सरबराह ने कहा कि इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत से और दयानतदारी से इस मुकाम पर पहुँचाया। इस मुकाम पर मैंने बहुत मेहनत से और दयानतदारी से इस इदारे को पहुँचाया और मेरे बाद भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए। वो जैद है जो मेहनती होने के साथ साथ दयानतदार भी है। अब ज़रा वजह जानिएगा नाज़रीन कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सरबराह ने कहा कि मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग ही नहीं सकते थे, और सिवाय जैद के आप सब ने बीज ही तब्दील कर दिए सरबराह बनने के लिए। झूठ बोल दिया, दयानतदारी को छोड़ दिया, ईमानदारी को छोड़ दिया। ए बंदे, मत भूल कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो पैदा करने वाला देख रहा होता है, इसलिए दयानत का दामन कभी ना छोड़। और सच बात है नाज़रीन, दयानतदारी एक ऐसा आप अमल समझ लें, एक ऐसी खूबी समझ लें, एक ऐसा वस्फ जो दिल को सुकून देता है, राहत देता है। आप मुतमईन रहते हैं अगर आप दयानतदार हैं। आपकी ज़बान कभी लड़खड़ाती नहीं है, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर आप दयानतदार हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, हर सवाल का जवाब। लेकिन अगर आप दयानतदार ही नहीं है तो ना सिर्फ आपके हाथ से ईमानदारी चली जाती है, बल्कि सच भी रुखसत हो जाता है और आप लोगों के सवालों पर बाकायदा वो आएँ बाएँ शाएँ करते दिखाई देते, जैसा कि इसहाक डार साहब BBC को इंटरव्यू के दौरान करते हुए दिखाई दिए। क्लिप चलाइएगा ज़रा टीम इनका। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ताकतवर समझे जाने वाले वज़ीर ख़जाना, और ताकतवर क्यों ना हो, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दस्ते राज जो ठहरे, करप्शन की बहती गंगा में साथ साथ रहने वाले और एक दूसरे के समधी भी। अब नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में पाकिस्तान के ख़जाने की जो कुंजी थी ना, वो इन्हीं के पास रही, ऐसा ही है। और फिर उस खजाने का जो हशर हुआ, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के बिजनेस पार्टनर कम मैनेजर भी हैं, और आप कह लें कि मालियाती मुशीर भी हैं, और अपनी मलकियत में मौजूद जो असासे हैं
उनके सादा से सवाल पर आपने देखा कि डार साहब के तो चेहरे के रंग ही उड़ गए, और इनके चेहरे पर उड़ते रंग पूरी दुनिया ने देख लिए। किस तरह ज़बान इनकी लड़खड़ाती रही। मैंने कहा ना पहले भी आगाज में प्रोग्राम के कि ईमानदारी होगी तो आवाज नहीं लड़खड़ाएगी, सच बोलेंगे आप तो आवाज नहीं लड़खड़ाएगी, लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे, ईमानदारी का दामन छोड़ेंगे, तो फिर आवाज ऐसे ही लड़खड़ाएगी, चेहरे के रंग ऐसे ही उड़ेंगे जैसे डार साहब के उड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरह जवाब नहीं बन पाया तो रिकॉर्ड में देखने का कहकर जान छुड़ा ली, और जान छुड़ाने में तो ये लोग माहिर हैं। इसहाक डार साहब, अगर आपने दयानतदारी से अपने कारोबार के जरिए जायदादें बनाई होती ना, तो आज उन्हें छुपाने की आपको जरूरत ही ना पड़ती, और ना ही आपको इन सवालों का सामना करना पड़ता, ना आपके चेहरे के रंग उड़ते, ना आपकी आवाज लड़खड़ाती, ना आपको इतनी शर्मिंदगी का, इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ता। इतनी जिल्लत उठाई आज आप, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास नहीं होगा। आप लोग ढीठ हैं, ढिठाई की मिराज पे बैठे हुए लोग हैं। आप एक सांस में कुछ कह रहे हैं, दूसरी सांस में आप कुछ और कह रहे हैं, यानी आप इतने कंफ्यूज थे। आप तो वतन वापसी के सवाल पर भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मेडिकल ग्राउंड्स पर बैरून मुल्क फरार होकर आपने खुद को मुजरिम तस्लीम कर लिया, यानी कर लिया कि कानून का सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं, आप फेस नहीं कर सकते। आप किस मुंह से अदालतों का सामना करेंगे जो पहले ही आपको मफरूर करार दे चुकी हैं। एक और क्लिप होगा इनका, जरा वो भी चलाइएगा। इसहाक डार साहब, खुदा का खौफ कीजिए। मतलब कैसी अजीब बातें करते हैं आप। आपको नैब से खौफ आ रहा है, नैब से, कौमी एहतसाब ब्यूरो, ये इदारा तो आप लोगों का ही बनाया हुआ था ना। आप अपने बनाए हुए इदारे से कैसे खौफजदा हो गए इस हद तक? क्या ये अपने ही हाथों का किया धरा नहीं? जिस इदारे को आपने अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए, कुचलने में बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ बोल रही हूँ, कुचलने के लिए बाकायदा लोग इस्तेमाल करते रहे ना, आज ये उसी इदारे से डर रहे हैं। देख लें जरा इन लोगों का हाल। और मुझे तो इनका जो खौफ है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नाजरीन, आपको भी नहीं आ रहा होगा। मतलब नैब की परफॉर्मेंस देखकर भी आपको किस बात का खौफ है? नैब की कारकर्दगी देखने के बाद कैसा खौफ? नैब ने पहले कितने मुजरिमान को सजा दिलाई और तख्तादार पर लटका दिया। क्या आपको शहबाज शरीफ के केस का इल्म नहीं है? क्या आपको वो जो अहद चीमा है उनकी जमानत के बारे में नहीं पता? क्या आपको मीडिया फिरौन मीर शिगिर रहमान के जमानत पर आज़ादी के बारे में खबर नहीं है? सब पता है आपको। फिर कैसा खौफ? कैसा खौफ? नैब की कमजोर प्रोसिक्यूशन और तहकीकात पर तो अब अदालतों के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी गुस्सा खा रहे हैं। आपको इस बेजरर से, नैब से खतरा महसूस हो रहा है। बेजरर नैब से खतरा, ये तो आपने बड़ी ज्यादती कर दी मेरे ख्याल से नैब के साथ ज्यादती की आपने। नैब से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी मेरे ख्याल से इलाके के किसी थानेदार की होगी। इलाके का थानेदार अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा होगा नैब की निस्बत। और डार साहब, अगर बात निकलेगी ना तो वो क्या कहते हैं, दूर तक जाएगी। पाकिस्तान में तो आप लोग कुछ भी बोलें, खैर है, चलते हैं। बेचारी अवाम भी आदी हो गई आप लोगों को सुनने की। आप लोग कुछ भी बोलते जाते हैं, वो भी बेचारे सुनते रहते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते रहते हैं। कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अब ख्याल कीजिए, परदेश में ऐसा नहीं चलता। और ख़ासतौर पे जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। कितनी आपकी जग हसाई हुई इसके बाद, आपको इस बात का एहसास है? मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए कि आप गलत शो में चले गए। अब हार्ट टॉक में तो सख्त बातें ही होती हैं, और गोरे एंकर ने तो आप पर कुछ जिद दिखा दी। देखें ज़रा इनके चेहरे के रंग। मतलब आपको आईना तो दिखाया ही उस गोरे एंकर ने, साथ में आपका कच्चा चट्टा सब खोल के रख दिया। क्या इज्जत रह गई आपकी? जो बच्ची कुछ ही थोड़ी सी होगी वो भी नहीं रह गई। इंसान को ना अपना माजी याद रखिएगा। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए, और झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। एक बात को छुपाने के लिए आप एक झूठ बोलेंगे, फिर दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे, फिर आप झूठ ही बोलते चले जाएंगे। तो बेहतर है ना कि सच बोल दें, मान जाएं कि हो गई गलती। एक और क्लिप है, जरा इनका चलाइएगा। अब डार साहब, आपने कितने आराम से अपनी मुनाफिकत को इर्तिका का नाम दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट आपकी हुकूमत के साथ थी तो बहुत अच्छी थी, बड़ी आइडियल थी, बड़ी परफेक्ट थी। अब चूंकि किसी और हुकूमत के साथ है तो ख़राब हो गई, हद से ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि आपके साथ नहीं। इसहाक डार साहब, अब तो आपको आलमी मीडिया भी बाकायदा मुनाफिक कह रहे हैं। मुनाफिक, पता है आपको मुनाफिक का मतलब क्या होता है? अब तो वो क्या है, आपके ख्वाजा से सब कहते हैं, दूसरों को शर्म होती है, हया होती है। वैसे आप लोग एक दूसरे को आपकी पार्टी में, अपनी पार्टी में लोगों को कहते हैं ना, तो आपका ये हाल ना होते। ढिठाई साहब चले गए झूठों का पलंदा लेके। आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस सवाल पे आपने क्या जवाब देना है।
आपके चेहरे के रंग बकायदा उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इतनी जिल्लत का सामना आपको करना पड़ा। अब तो कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें, कुछ तो गैरत का मुजाहिरा कर लें, कौम को और मुल्क को मजीद रुसवा ना करें। आप लोगों की अपनी इज्जत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि अब आइंदा कहीं इंटरव्यू के लिए मत जाइएगा, क्योंकि आपको लोग बतौर पाकिस्तानी पहचानते हैं। पाकिस्तानी दुनिया में आप अपना मजाक तो उड़वा ही रहे हैं, पाकिस्तान का मजाक तो ना उड़वाएं। आपका तो कुछ नहीं जाता, पूरी कौम शर्म से पानी पानी हो रही है। कौम को दुख है कि उसने आप जैसे लोगों को मुंतखब किया। अब खुदा के लिए कौम के हाल पर रहम फरमाएं। किस डिटाई से आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये देखें, इनकी डिटाई देखें नाज़रीन। आपने तो नवाज शरीफ के मुजरिम होने को भी झुटलाने की कोशिश की, लेकिन जब एंकर ने आपके सामने हकायक रखे तो फिर वो क्या की, बोलती बंद हो गई, आवाज ना निकली आपकी, आप चुप हो गए। चलाइएगा जरा क्लिप। अब इसहाक डार साहब, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं शायद। आप छोड़ दें बेवकूफ समझना, सबको अक्ल है, कोई बेवकूफ नहीं कि आपकी बातों में आएगा, इस पे यकीन करेगा। उल्टा आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं, जहाँ घसाई हो रही है आपकी इन बातों पर। आपको मेरे ख्याल से बड़ी कॉल्स आ रही होंगी कि ये क्या किया। बाकी शर्म होती है, हया होती है। किसी ने कहा होगा आपको कि कोई शर्म होती, कोई हया होती है। पूरी दुनिया जानती कि नवाज शरीफ मुजरिम है, और वो तिब्बी वजूहात की बिना पर जमानत पर मुल्क से बाहर इलाज के लिए गए थे। वो अलग बात है कि वहां जाके सब कुछ हो रहा है, शॉपिंग हो रही, खाबे, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। लेकिन गए थे यहाँ से इलाज की गर्ज से, लेकिन वहां जाकर वो मफरूर हो गए, इश्तिहारी हो गए, और उन्होंने मुल्क वापस आने की जहमत नहीं की, गवारा नहीं किया। अब नवाज शरीफ को सजा है, वो हुकूमत ने नहीं दी थी, उनके जराइम की वजह से मुल्क की मौजूद अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया था। मतलब आप बातों को कैसे मिक्स करते हैं। किसने सजा दी थी नवाज शरीफ को? अब नवाज शरीफ की अपील पर मैं आपको जरा याद करवा दूं, अदालत उज़्मा ने उनकी सजा उनकी अपील पर 10 साल से कम करके 7 साल कर दी थी। ये सब हकीकत है, को फसाना नहीं है। अब उसे आप लोग झुटलाते रहें और अपनी जिल्लत का सामान पैदा करते रहें, होते रहे जलील पूरी दुनिया में झूठ बोल बोल के। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ इल्जामात की कानूनी जंग लड़ी थी और शिकस्त खाई थी। आप अदालतों में अपने असासे साबित कर सके ना, और ना ही मनी ट्रेल ला सके, ना असासे और ना मनी ट्रेल, ना कतरी खत बचा सके, और ना फिर वो जो कैलिब्री क्वीन है उनकी कोई ड्रामा बाजी आपको बचा सकी, काम आ सकी। अब आपने तो अदालतों को भी बेवकूफ़ बनाने की प्रॉपर कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें भी आपको कामयाबी ना मिली, उसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी आप लोगों को। आपको अदालतों से वही मिला जिसकी आप मुस्तहिक थे। आपको रुसवाई के सिवा, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिला। जब झूठ बोलेंगे, जब फ्रॉड करेंगे, जब ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर जिल्लत और रुसवाई मिलेगी ना। सच के रास्ते पे चलेंगे तो इज्जत ही इज्जत, झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, ईमानदारी का दामन छोड़ेंगे, दयानतदारी का दामन छोड़ेंगे, तो आप इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो कुदरत का असूल ही नहीं है। कुदरत के भी मुनाफे चलना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अब ये जो रुसवाई का सिलसिला है ना जो आप लोगों का, ये पता नहीं कब तक चलेगा। आप लोगों को तो सोचना चाहिए, परेशान होना चाहिए। इन सब हरकत का तो आप लोगों को वक्त ही नहीं होना चाहिए। आप लोग झूठ बोलना ना जाने कब छोड़ेंगे, और फरेब से काम लेना मेरे ख्याल से छोड़ ही नहीं सकते। अब आप लोगों ने मुझे क्यों निकाला का बयानिया बेचना शुरू किया, लेकिन अवाम ने उसे भी मुस्तरद कर दिया। याद है आपको, इंतखाबात में आपके उस बयानिए के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन आप लोगों ने वो जो इंतखाबात थे 2018 के, उसी फ्रॉड करार दे दिया, क्योंकि अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया तो वो फ्रॉड थे। अगर आप जीत जाते तो मेरे ख्याल से बहुत 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 ईमानदारी से वो जो इंतखाबात होते पाकिस्तान में वो होते, लेकिन वो तारीखी धांधली थी, चूंकि आप लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दी। ये आप लोगों का मेयार, ये आप लोगों की सोच। अच्छा, इसका भी जवाब, ये जो ये कहते थे धांधली हुई 2018 के इंतखाबात में और ना जाने क्या क्या कुछ कहते थे, फ्रॉड के जो इल्जामात लगाते थे कि इलेक्शन में जो फ्रॉड हुआ, इसका जवाब भी इन्हें बड़ी दलील के साथ, बड़े आर्गूमेंट के साथ इसी प्रोग्राम में मिल गया। जरा सुनिए। यानी अब डार साहब, आप लोग अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्ट सुनना चाहते हैं, यानी वो सच जो आपको सच लगे, सच का भी वो हिस्सा जो आपको तसल्ली दे। वो पंजाबी में कहते हैं कि हुन तसल्ली है। अब मेरे ख्याल से मुझे आपसे पूछना चाहिए, हुन तानू तसल्ली है
ये जो आपके साथ हुआ है, जो आपने जिल्लत का सामना किया, शर्मिंदगी का सामना किया, जगहसाई हो रही है आपको, और शर्म फिर नहीं आपको आ रही होगी, शर्म आप लोगों को फिर नहीं आ रही होगी, क्योंकि ढिठाई की मिराज पर बैठे हुए हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती। अपने गिरेबानों में झांक के देखे ना, किसी को वाकया फेस नहीं कर सकते, जिस आप अदालतों को फेस नहीं ना कर सकते, आप किसी को भी फेस नहीं कर सकते। अच्छा, एक मौलाना साहब हैं, वो क्या फरमाते हैं, उनका क्लिप जरा चलाइएगा। मौलाना साहब, आप ना शुक्र अदा करें कि हुकूमत ने अपनी रिट मनवाने का फैसला नहीं किया। मुल्तान में आपने ट्रेलर देख ली है, आप लोग तो जलसा का करार दिए गए, ग्राउंड तक ना पहुंच सके। ये है हकीकत, ये है औकात। और अगर हुकूमत चाहती तो आप लोगों का तो मुल्तान में दाखिला ही मुमकिन ना होता। ये बात तो आपको भी पता है। ये तो हुकूमत की आला ज़र्फी है कि उसने अदालती फैसले का एहतराम करते हुए रुकावटें खत्म कर दी। दुआ दें आप कि मुल्क में अदालतें आजाद हैं, रियासती इदारे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती है, और सबसे बढ़कर हुकूमत ईमानदार है, हुकूमत दयानतदार है। वजीर आजम करप्ट नहीं है, दयानतदार शख्सियत है हमारे वजीर आजम, दयानतदारी से अपने फराइज अंजाम देता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान। और इदारों को भी उनके फराइज अंजाम देने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता, कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। ये सब अवाम को भी नजर आ रहा है और दुनिया को भी। मौलाना साहब, मेरे ख्याल से आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। क्या आप लोग दयानतदारी के साथ, दिल पे हाथ रख कर बताइए, क्या आप लोग दयानतदारी के साथ कौम की रहनुमाई का फरीजा अंजाम, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ड्रामे और तमाशे, क्या वाकई अवाम के लिए कर रहे हैं? दयानतदारी नाजरीन एक ऐसी, आप समझ लें, छतरी जो बहुत सी बुराइयों से आपको बचा लेती है। हम दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं ना, तो ईमानदारी हमारे साथ होती है और हम झूठ और मुनाफिकत से दूर हो जाते हैं। और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं, वो रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है, मंजिल आपको बहुत देर बाद मिलती है। कभी कभी आप मायूस भी होते हैं कि मंजिल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपके दिल में जो सुकून होता है, जो राहत आपको नसीब होती है, वो आपको कभी थकने नहीं देती। आपके पाँव में कितने भी छाले पड़ जाएं, सच के रास्ते पे चलते हुए दयानतदारी का दामन ना छोड़िएगा, और यकीन जानिए जीत आपका मुकद्दर होगी। दयानतदारी का दामन, सच का दामन कभी भी मत छोड़िएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। अब इस वक्त मुल्की मशहद की जो कश्ती है, उसको हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में संभाला दिया जा रहा है। हुकूमत ने अपनी दुरुस्त और मौसर पॉलिसी के जरिए हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो तो ख़त्म कर लिया, लेकिन सवाल ये कि महंगाई आवाम की जेबों पर ताबड़तोड़ हमले करने में अभी भी मसरूफ़ ही दिखाई देती है। आवाम की महंगाई से जान आखिर कब छूटेगी? तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले आपको याद होगा कि चंद वादे किए थे, जिनमें 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, गुर्बत और महंगाई का खात्मा और इदारों को खसारे से निकालने के बड़े बड़े वादे शामिल थे। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि वादे कहां तक पहुंचे हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिमीन बरतरफी पर सरापा एहतजाज भी हैं। हुकूमत ने इस हवाले से गोल्डन शेकहैंड की मंजूरी दे दी है। और वजीर रेवेन्यू हमाद अजहर कहते हैं कि हर बरतरफ होने वाले मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। और आपको याद होगा कि असद उमर साहब ने अवाम से स्टील मिल्स चलाने का वादा किया था, लेकिन ये वादा हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान सदीक बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ मौजूद है ऑल एम्प्लॉय एक्शन कमेटी स्टील मिल्स के स्पोक्स पर्सन आसिम भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमारी हमदर्दियाँ, पहले तो हमारी हमदर्दियाँ स्टील मिल्स मुलाजमीन के साथ हैं। अब मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए गोल्डन शेकहैंड स्कीम की मंजूरी दी है, क्या ये जो रकम है ये कम है या मामला कुछ और है? जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपको। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो गोल्डन हैंडशेक का लफ्ज या वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जी जी, ये इंतहाई झूठ बोला जा रहा है मीडिया से, गवर्नमेंट से या पाकिस्तान की आवाम से। ऐसा हरगिज़ नहीं। गोल्डन हैंडशेक एक स्कीम होती है जी, और ये स्कीम नहीं है। ये लोगों को बरतरफ कर चुके हैं, 4544 के लाइसेंस निकाल चुके हैं और उनके अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी है।
तो सबसे पहले तो ये मतलब मीडिया के जो जितने भी है उनको पता होना चाहिए और ये पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये आवाम से भी झूठ बोल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की आवाम और मीडिया से भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपके मुतालिबात जो जरा बता दीजिएगा, तमाम मुतालिबात नाज़रीन को। हमारे मुतालबात कोई नहीं, हमारे मुतालबात वही है जो आज से 2016 तक इमरान खान ने जिला घेर पर आकर जो मुतालबात गवर्नमेंट उस टाइम की गवर्नमेंट से किए थे वही मुतालबात है हमारे कि स्टील मिल को बहाल किया जाए, इसको प्रोफेशन इंतजामिया लगाया जाए, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मेटलर्जी से होना चाहिए जिसको स्टील का पता हो और वो किया करके जाए और ये जो मुलाजिमीन है बरतरफ कर दी गई उनको वापस अपनी नौकरी को बहाल किया जाए। ठीक है भट्टी साहब, आपकी तो दोबारा आती हूँ। डॉक्टर साहब आप भी उन्हें सुन रहे थे। डॉक्टर फारूक साहब ये एक तो कह रहे हैं कि गोल्डन शेक हैंड की जो बात की जा रही है बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, इस पर भी आपका मैं पॉइंट चाहूंगी। और साथ ही हुकूमत ने, आपको याद होगा कि इदारों को खसारे से निकालने का बाकायदा वादा किया था, ये बड़े वादों में शामिल था। बल्कि असद उमर साहब तो आपको याद होगा कहते थे कि हम स्टील मिल्स चला कर दिखाएंगे, लेकिन अब क्यों ये वादा वफा ना हो सका, स्टील मिल्स नहीं चल सकी? देखिए, स्टील मिल की एक तारीख रही है और तारीख कुछ ऐसी है कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में तकरीबन 2000 से लेके 2007-8 तारीख तक कोई एक साल भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पाकिस्तान स्टील ने मुनाफा न कमाया हो। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का एरा आ जाता है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एरा आ जाता है और उन दोनों वज़ीर आज़म और सदर साहब के दौरान कोई एक साल भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पाकिस्तान स्टील ने नुकसान न किया हो। तो एक तो ये मेरी समझ से बाहर है कि मुशर्रफ साहब के साथ हर साल पाकिस्तान स्टील जो है वो मुनाफा दिखाती है और उसके बाद फिर 5 साल जरदारी साहब के, 5 साल नून लीग के, और हर साल जो है उसमें नुकसान है और नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल ऐसा ही जो अदालत में कागजात जमा करवाए गए थे 2008-9 के हवाले से, उसमें ये बताया गया कि तकरीबन 26 अरब का नुकसान है, जिसमें से कोई 11-12 अरब का बिजनेस लॉस था, कोई 4-5 अरब के करप्शन के लॉसेस थे और फिर कोई 9-10 अरब के मैनेजमेंट के लॉसेस थे। अब पिछले 2 साल 2.5 साल गुजर गए, आपने बस जिक्र किया जो बनशी आई ने कि उसको किस तरह रियासती इदारों को बदल दिया जाएगा। मुझे याद है कि अक्टूबर 2018 में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ 45 दिन रह गए हैं, हमारे पास एक रिवाइवल प्लान यानी कि स्टील मिल को दोबारा चलाने का प्लान जो है वो तो दे दें, वो बनने वाला है। फिर नवंबर 2018 फॉलोइंग महीने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब ने हमें बताया कि सारा काम हो चुका है, प्लान तैयार है। उसके बाद अचानक नवंबर 2020 में हम पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि जी 4,500 एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल में तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान कर दिया गया है। तो कोई सिमत नजर नहीं आती कि हुकूमत के पास उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है, क्या इसको बंद करना चाहते हैं, क्या इसको चलाना चाहते हैं, या वो जो 19,000 एकड़ जमीन है उस पे बंधी हुई है। तो अभी तक तो हिकमत अमली कोई वाज़ेह नहीं है। जैसे नून लीग के दौरान नुकसान हो रहा था, जैसे पीपल्स पार्टी के दौरान नुकसान हो रहा था, और नुकसान भी कोई 11-12 करोड़ रुपए और रोजाना का नुकसान बन जाता है। पीटीआई भी उसी तरह नुकसान करती चली जा रही है, कोई वाज़ेह सिंध नजर नहीं आ रही। ठीक है सदीक, आपकी तरफ आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब का भी पॉइंट आपने सुना और भट्टी साहब ने जो कहा कि जी गोल्डन शेकन का जो लफ्ज़ है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, झूठ है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर फरूक साहब, जब आप बोलना होता तो मुश्किल है, जाहिर है जितने जबरदस्त अंदाज से मेरे तो टीचर्स में से हैं वो चीजें बताते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जहां और बहुत सारे ऐसे दावे किए थे, वादे किए थे कि आज उनके लिए वही दावे और वादे सबसे बड़ा अपने सामने वो चैलेंज बने हुए हैं। अपोजिशन नहीं, उनकी अपनी कही हुई बातें उनके सामने आती हैं। ये भी इसी तरह से हुआ। अब पहली बात तो यह है कि क्या उस वक्त असद उमर साहब ने ये चीजें इमरान खान साहब को नहीं बताई थी जब वो अपोजिशन में थे? क्या उनका कोई वर्क नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई उन्होंने चेक नहीं किया था, कोई चीजें उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे कि उस वक्त उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया? या वो भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ये समझते थे कि झूठ बोलते रहो, एक बार इक़्तिदार में आ जाओ, फिर क्या है अपनी बातों से मुकर जाएंगे, पीछे हट देंगे, कोई मसला नहीं है। और पिछले की तो हम बात नहीं करते कि पाकिस्तान की स्टील मिल खसारे में जाती रही और हसन नवाज और हुसैन नवाज की बाहर लगाई हुई मिलें जो है उनके कारोबार वो कहां से कहां पहुंच गए। जिस तरह से वो अपने कारोबार को चला रहे थे, जाती कारोबार को, शरीफ खानदान, उस तरह से उन्होंने स्टील मिल को नहीं चलाया। जरदारी साहब जैसे ओमनी ग्रुप को नवाज रहे थे वैसे उन्होंने स्टील मिल के वर्कर्स को नहीं नवाजा। लेकिन इस हुकूमत की भी जो डॉक्टर फरूक साहब ने बात की, सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक बात है
वो ये है कि इनकी जानिब से एक भी संजीदा कोशिश नहीं की गई। अगर ये कोशिश कर लेते तो हम कह सकते थे कि यार इन्होंने तो अपनी कोशिश कर ली है, लेकिन नहीं हो सका। हम वर्कर्स पे डाल देते कि वर्कर्स ने काम नहीं किया, हम कहते ये मसला है वो मसला है। लेकिन जो एक और बात डॉक्टर साहब ने की, असल जो है वो लगता है कि बहुत सारे लोगों की हजार एकड़ जो जमीन है उस पर नजर है। और पता नहीं बाद में ये स्कैंडल शायद सामने आए कि क्यों इसको नहीं चलाया गया, कौन कौन सी कुव्वतें थी जो इसको नहीं चलने देती थी। और बहुत अफसोस की बात है कि इमरान खान हुकूमत ने एक भी संजीदा कोशिश नहीं की इसको चलाने की। और अब ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की बात दुरुस्त है कि आप एक बार चलाने की कोशिश तो करें ना। अगर नहीं चला सकते वर्कर्स, आपके पास कहने के लिए होगा जवाब कि जी नहीं चला सके, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी होता चला जा रहा है। ना ये उसको प्राइवेटाइज कर पा रहे हैं, ना ये उसको चला पा रहे हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। अजीब सी कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। अच्छा भट्टी साहब, आपके तरफ आना चाहूंगी। भट्टी साहब, जो हुकूमती को नुमाइंदे आपसे राब्ते में हो, आपकी बात सुनी जा रही हो, कान धरे जा रहे हो और आपकी जो जितने भी मुतालिबात उनको संजीदगी से लिया जा रहा हो। देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट की किसी भी नुमाइंदे ने या फेडरल गवर्नमेंट के हमसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। हम पिछले एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं, हम रोडों पर थे, मजबूरन हमें आज रेलवे ट्रैक पे आना पड़ा। इसके अंदर भी मैं रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खास वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि वो अपने वादों की तकमील करें। जिस तरह उन्होंने जिला गिरदार के लोगों से वादे की जो स्कीमों की बहाली के लिए मतलब कोशिश तो करें स्कीम को चलाने की। अभी तक उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। मुझे ये बताएं क्या मतलब रॉ मटेरियल देना वो मतलब स्टील को, वो क्या मजदूरों का काम है? मजदूरों का काम ही सब काम, और मजदूर काम करने के लिए तैयार है, मजदूर नौकरी तो जाते रहे। 2015 में चलती स्टील की गैस बंद कर दी गई और फिर जो है 2020 में जो है लेटर निकाल दिए बरतरफी के। ये कहाँ का इंसान, जंगल का कानून तो नहीं चल रहा है इस मुल्क में। और फिर जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस भी मौजूद है, उसके बावजूद ये एक वकील के कहने पे इस तरह किया गया है। ये इंतहाई नाइंसाफी की बात है। गवर्नमेंट को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या करना चाह रहे हैं, इसमें मजदूरों का माशीकरण करना जा रहे हैं। अच्छा आसिम भट्टी साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसी ने संजीदगी से नहीं लिया आपके मुतालिबात को और किसी ने भी राब्ता नहीं किया है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर आप लोगों का अगला अमल क्या होगा? देखिए, हम पुरअमन लोग हैं। हमारी सबसे पहले की कोशिश ये है गवर्नमेंट टेबल टॉक करे, टेबल में बैठे और हमारे मुतालबात सुने, अपने मुतालबात बताए। मैं आपको करना चाहता हूँ कि पूरे स्टील मिल के मुलाजिम का किसी को कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ हाँ, जहाँ तक बहाली का प्लान है वो भी हम देख सकते हैं। इनको हमारे साथ बैठे तो सही। इन्होंने तो अभी तक कोई बैठना चाह रहे हैं। हमारे साथ जब से मिनिस्टर बने इनसे पूछा जाए कि कभी स्टील मिल आई, कभी इनने स्टील मिल देखी है, स्टील मिल में कौन है, कहाँ है, कैसे है, इनको पता ही नहीं है स्टील मिल क्या है। इनको इनके पास जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो इतनी गलत बताई गई है, वो पढ़कर समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। डॉक्टर फारूक साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने सुना कि कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, मतलब उनसे मुतालिबात, उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, 50 लाख घर की तामीर, 1 करोड़ नौकरियां, इतने बड़े बड़े वादे, लेकिन अब देखिए सिचुएशन ये कि लोग बेरोजगारी पर एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। हुकूमत का दावा अब आपको हकीकत बनता नजर आता है? कोई उम्मीद है कि 5 साल के अरसे में वाकई इतनी नौकरियां, इतने घर, सब कुछ सच होगा? देखिए, एक बड़ा ही बुनियादी सा नुक्ता आपको बता दूं कि मईशत और सियासत में एक बड़ा गहरा गठजोड़ होता है। अगर सियासी तौर पे कोई मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा तो उसकी मईशत कभी भी सीधी सिमत में नहीं जा सकती। अब आप देखिए कि हमारा हाल क्या है। हमारी ऑपोजिशन वाले जो हैं वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बार बार सिलेक्टेड कहते हैं और हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो कहते हैं कि सारी की सारी ऑपोजिशन डेकॉइड्स है, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। तो यहाँ पे इनका 90 से 95% टाइम जो है वो सियासत के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे मईशत जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, उसकी कोई तरजीह ऊपर सफ़े के ऊपर नहीं आती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने मेंशन किए उनके हल जो हैं, अगर आप मंशूर खोल के देखें पीटीआई का, उसमें हल दिए गए हैं। जो हमारे पास कायदे और कवानीन इस वक्त बने हैं उनमें हल मौजूद हैं, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं है। तकरीबन 250 अरब का पाकिस्तान स्टील जो है वो नुकसान कर चुकी है, 2.5 इजाफी कर्जा ले चुकी है, 500 अरब रुपया सिर्फ एक इदारा है और ऐसे तकरीबन 195 मजीद और रियासती इदारे हैं जो नुकसान में हैं। ये मैंने सिर्फ एक इदारे का नुकसान बताया। 2019 और 20 जो साल गुजरा इसमें रियासती इदारों ने तकरीबन 1200 अरब रुपए का
बोझ डाला है 22 करोड़ पाकिस्तानियों में, क्यों पाकिस्तानियों पे, क्योंकि इवेंचुअली ये नुकसानात, ये बोझ जो है ये पाकिस्तानियों की जेब और टैक्सेस की जो इकट्ठा होता है टैक्स, उसी में से निकल के जाने। हमारे पास कायदे कवानीन मौजूद हैं। मुझे याद है एक कानून कहलाता है पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस रूल 2013 जो नवाज शरीफ साहब के जमाने में पास हुआ था, और इसमें हुकूमत को बताया जा रहा है कि आपने रियासती इदारे किस तरह चलाने हैं, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किस तरह करना है, चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव किस तरह होगा, और ये अन्य इदारे को आपने किस तरह चलाना है। लेकिन उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं है, और उसकी वजह यही है कि आपका जो 90 से 95% टाइम है वो सियासत पे गुजर जाता है, वो इस चीज पे गुजर जाता है कि आपने अपने सियासी हरीफों को नीचे किस तरह दिखाना है, उनको प्रोसिक्यूट किस तरह करना है, उनको नैब और अदालतों के चंगुल में किस तरह डालना है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के क्या मुफादात हैं, बिल्कुल जो मसाइल है बेसिक उन पर फोकस होना चाहिए, बिल्कुल उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया तीनों मेहमानों का, और सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद भी अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात तमाम लोगों के ज़हनों में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हैं, अंदर की कहानी जानने की कोशिश करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जन से। सदीक, शहबाज शरीफ की चौधरी निसार की जो मुलाकात हुई है, हम कह सकते हैं कि चौधरी निसार कोई बड़ा धमाका भी कर सकते हैं? देखें, मुलाकात की अंदरूनी कहानी तो आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि चौधरी निसार अली खान जिनसे बहुत बार बहुत तवक्कुआत वाबस्ता की गई, जो जिस दिन से उन्होंने पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को नून लीग से अलग किया था, उस दिन से ऐसा लगता था कि चौधरी निसार अली खान कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि चौधरी निसार अली खान ने बहुत लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बस यही कहते थे कि 3 बातें हैं, एक आज नहीं बताऊंगा, एक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और एक के लिए आपको मजीद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिर ये भी चौधरी निसार जब अलग हुए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नून लीग से एक पूरा धड़ा टूटकर उनके साथ जाएगा, नून लीग से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नून लीग टूट का शिकार होगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। चौधरी निसार अली खान का तीसरा जो आपको एक पॉइंट बताऊं जो एक उनके खिलाफ जाता है, वो ये है कि वो अपनी एक MNA की सीट नहीं निकाल सके थे। जो लीडर जो वो अपने आप को समझते हैं कि वो पाकिस्तानी सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी MNA की सीट ना निकाल सके, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई बड़ा डेंट डाल सकता है, वो किसी जमात में तोड़ फोड़ का सबब बन सकता है? तो ऐसा फौरी तौर पर वो मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी 1.5 घंटे की मुलाकात एक ऐसी सूरत हाल में, जब मरियम जैसे ही रायवेंट से निकली तो मुल्तान के लिए रवाना हुई, तो चौधरी निसार अली खान ने वही टाइम, उसी टाइम का इंतखाब किया जब मरियम जाती उम्रा में ना हो, रायवेंट में ना हो, और चौधरी निसार शहबाज शरीफ के साथ जाकर मुलाकात करें। चौधरी निसार अली खान ने वहां जाकर मुलाकात की, बहुत तवील मुलाकात थी। उसमें एक तो शहबाज शरीफ साहब दायर है खुलकर अगर किसी के साथ बात कर सकते हैं तो वो चौधरी निसार अली खान है, क्योंकि इदारों के हवाले से चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ की सोच बिल्कुल जो है वो मिलती है, बिल्कुल एक है। दोनों इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में भी रहे, नवाज शरीफ की इजाजत के साथ राब्ते में रहे, और चौधरी निसार अली खान पहले बरमला ये कह चुके हैं कि इदारों से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अदालतों से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और जो नून लीग अब कह रही है कि डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए, तो इसमें भी चौधरी निसार अली खान का ये मौक़िफ़ है कि भाई अगर आप इदारों को गालियां देंगे, अगर आप इदारों की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाएंगे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इदारे आपके साथ बैठकर बात करेंगे? तो चौधरी निसार अली खान की इस मुलाकात में जो एक और चीज जो हमें इज़राइल ने बताई वो ये थी कि शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ के पास लंदन जाएं और वहां जाकर ताज़ियत करें, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने इस हवाले से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि मुझे सोचने का वक्त दिया जाए, लेकिन नजर नहीं आता कि वो नवाज शरीफ से जाकर मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने उनको ये भी कहा कि आप चले नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात कर लें, और अगर आप बात कर लेंगे तो शायद कोई फासले जो है वो कम हो नवाज शरीफ और आपके दरमियान। और शहबाज शरीफ ने उनको एक बात वाज़ेह कही कि आजकल पार्टी की भागदौड़ जो है वो मरियम के पास है, मरियम भी फैसले कर रही है, नवाज शरीफ भी फैसले कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ का किरदार नून लीग में 13वें खिलाड़ी की तरह है, यानी उनका कोई किरदार नहीं है, और वो बिल्कुल इस वक्त नून लीग के अंदर इररेलेवेंट हो चुके हैं। आपने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ ये जब से ये पेरोल पर आए हैं, बाहर आए हैं, तो शहबाज शरीफ ने कोई उस तरह का कोई बड़ा बयान, कोई सियासी बयान उस तरह का नहीं दिया। उन्होंने अगर एक बयान दिया भी है तो वो भी मुफाहमत का बयान दिया है
मुज़ाहमत का बयान नहीं दिया, और उन्होंने कोई एक भी बयान ऐसा नहीं दिया कि वो अपने भाई नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े हैं या वो इदारों के ऊपर लगने वाले नवाज शरीफ जान से इल्जामात की तौसीक करते हैं। ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो अभी तक जो शहबाज शरीफ से चौधरी निसार चाहते हैं वो चौधरी निसार नहीं देने को तैयार, ना वो दे सकते हैं। और जो चौधरी निसार शहबाज शरीफ से चाहते हैं, चौधरी निसार शहबाज शरीफ से ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ खुलकर ये बयान दें कि मेरे अपने भाई के ये जो बयानियां हैं इदारों के हवाले से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो शहबाज शरीफ ये करने को तैयार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जो मेरी बात हुई है कुछ सोर्सेज से, उसमें यह जरूर है कि शहबाज शरीफ से मिलने से पहले चौधरी निसार अली खान की जो ख्वाजा साद रफी के साथ मुलाकात हुई है उसको बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले भी ये चीज हम बता चुके हैं कि नून लीग के अंदर से जो नाराज लोग हैं वो चौधरी निसार से राब्ते कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई फौरी तौर पर कोई बड़ा टेंट डालेंगे या कोई सरप्राइज देंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अच्छा चलें, ये तो हो सकता है ना कि नून लीग में से जो कहते हैं शीन लीग निकलेगी, या फिर जो लोग नाराज हैं वो अलग कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जो बातें हो रही हैं, यानी इस तरह की बातें। और नून लीग का फिर क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप, अगर इस तरह का कुछ होता है? देखिए, नून लीग का मुस्तकबिल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ एनालिसिस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर माइनस शरीफ फैमिली कर दिया जाए, या शरीफ फैमिली भी आप नहीं कह सकते, माइनस नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज कर दिया जाए, तो नून लीग का मुस्तकबिल है। नून लीग एज ए जमात बरकरार रहेगी, नून लीग के साथ लोग रहेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ का बयानिया चला, मरियम का बयानिया चला, तो फिर नून लीग बदतरीन टूट फूट का शिकार होगी। अगर इस वक्त नून लीग के जो हमारे सोर्सेज से बात होती है वो कहते हैं इस वक्त नून लीग में जो बयानिया चल रहा है उस बयानिया के साथ दिलो जान से अगर कोई खड़े हैं तो वो 4 लोग हैं सिर्फ, जिनमें से एक नवाज शरीफ है, दूसरी मरियम नवाज है, तीसरे परवेज रशीद है, चौथे शाहिद कंकर अब्बासी हैं। वो ये कहते हैं कि ये दिलो जान से उस बयानी के साथ हैं। फौज को बदनाम करने का, फौज की नफरत का बयानिया, लोगों में फौज के खिलाफ इश्तियाल दिलाने के बयानिया, फौज के अंदर बगावत के बयानिया, इसके साथ ही 4 लोग दिलो जान से खड़े हैं, बाकी कोई भी इनके साथ नहीं है। मजबूरन बहुत सारे लोग आपको आगे पीछे इनके नजर आते हैं, और आप ये भी देखें कि इनके अपने करीबी लोग हैं जिन पे आज भी शक की निगाह से ये खुद देखते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नवाज शरीफ की वालदा की वफात के बाद एंकर्स का एक टोला जो है वो इस्लामाबाद से ताजियत के लिए गया मरियम के पास। मकसद ताजियत नहीं था, मकसद मरियम से मुलाकात था, क्योंकि जाहिर है जो मरियम के व्हाट्सएप मैसेज पे चलते हैं, जो नून लीग को बका का जामिन समझते हैं, पाकिस्तान की बका का, क्योंकि उनका अपना भी मफाद उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वहाँ एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने मरियम को जाके कहा कि मरियम आप जो यहाँ पर बातें करती हैं वो खुफिया इदारों तक लफ्ज बलफ्ज पहुंच जाती हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कौन लोग हैं जो ये खबरें लीक करते हैं। तो मरियम ने कहा जी बिल्कुल, मुझे भी अंदाजा है, मैं इस मामले को देख रही हूँ। तो इनको अपने करीबी लोगों पर एतमाद नहीं है कि कौन है घर का भेदी जो कि खबरें लीक कर रहा है, जो वहां से चीजें पहुंचाता है। इनके अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इनके साथ नहीं है, इनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग इनके साथ नहीं है। आप बलूचिस्तान की मिसाल देख लें, वो सनौला जारी जो इनकी गाड़ी चला रहे थे, वो कादिर बलोच जो इनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, जो इनके लिए इशाइया जोराने के एहतमाम करवा रहे थे, जो इनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, जो इनकी दालतों के प्रोग्राम बना रहे थे, जो बंदे ला रहे थे, 2 दिन बाद वो छोड़ गए, इनको जलसे के 2 दिन बाद छोड़ गए। अच्छा सदीक, वैसे आपस की बात है, जिन लोगों की आप बात करें, जिनके अपने इर्द गिर्द के लोग हैं जिन पर इनको एतमाद नहीं, उन लोगों ने चीज कहाँ से सीखी? इन बाप बेटी से सीखी? ये किसी के सगे? उनको भी देखिए, उनको भी ये बात पता है कि जब इनका बस चला ये पूरी पार्टी को बेच देंगे। इस वक्त ये सारे एक दूसरे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के मुफाद के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने मुफाद के लिए, अपने मफाद के लिए जुड़े हुए हैं, और सबको एक दूसरे पर एतमाद है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, अजीब नफ्स नफ्सी का आलम है। सबको ये लगता है कि अगर फजल रहमान साहब को थोड़ा सा इशारा आ गया तो वो हम सबको बेच देंगे। फजल रहमान साहब को लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके बंदों को इस्तेमाल करके अपनी डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं ये वही नवाज शरीफ है, जब भी हम इसके साथ खड़े हुए तो उसने जाके एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली। नवाज शरीफ कहते हैं ये वही जरदारी है जिसने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हमसे धोखा किया था। तो किसी को किसी पे एतमाद नहीं है। इनमें से जिसको पहले कोई ढील मिल गई, कोई रियायत मिल गई, कोई इनका मफाद मिल गया, तो वो सारी पीडीएम को बेचकर और निकल जाएगा, इनके पीठ में चिरा घोंपेगा। और अभी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो सामने आने वाली हैं। कल इस स्टोरी पे हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूं कि 13 दिसंबर का जो जलसा है, दिसंबर के मिड में जो भी तारीख है उसकी, उसमें क्या ऐलान करना है, इसके ऊपर शदीद इख्तिलाफात हैं। और इस पे कल हम अपने देखने वालों को बताएंगे कि किस बात पे इख्तिलाफ है। तो इनके दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं है, और किसी भी वक्त ये जो हंडिया है वो बीच चौराहे फूटेगी, और फिर आप देखिएगा एक दूसरे पे किस किस तरह के इंटरेस्टिंग इल्जाम लगाएंगे। चलिए ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तजिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।